चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सवाल ये है कि कल कहाँ तक हमने बताया था आपको कल की क्लास में, फिर उसके आगे आपको जोड़ते हुए वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी, टैक्सेस की बात चल रही थी, उसमें डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई थी। स्पेशली हमने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे उनके बारे में भी हमने बात किया था, जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स थे, ठीक है, वेल्थ टैक्स था, लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, वैल्यू एडेड कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर। क्या होते हैं अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर में क्या होते हैं अप्रत्यक्ष कर, ये बात मैं पहले कर चुका हूं आपसे कि अप्रत्यक्ष कर वह कर हैं जो आसानी से किसी दूसरे के सर पे ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली टू अनदर्स हेड विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं बताया आपको, और मैंने कहा था कि भाई काटो कहीं और खून कहीं और निकले, ये है इनडायरेक्ट टैक्स की क्वालिटी। मैंने कहा ये रिग्रेसिव होते हैं, इसमें बाई नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन से एरियाज हैं या वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो देखिए, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब सम्मिलित करके केवल एक टैक्स बना दिया गया, जिसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ठीक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें हम दो बात पढ़ें, एक तो हम पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क पढ़ेंगे, और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कहीं कहीं यही पूछ लिया जाता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है। तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको अच्छे से पता हो चुका है। जीएसटी के बारे में मैं आपको आज बात करूंगा आपसे, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी के बारे में हम जानेंगे उसके पहले। लेकिन कुछ और टैक्सेस जो जीएसटी में मिल चुके हैं अब, उनकी भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे कुछ टैक्सेस का नाम आपसे सुना होगा, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, या फिर आपने सर्विस टैक्स का नाम सुना होगा, और बात करेंगे वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स। बिना वैट की बात किए हम जीएसटी पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यानी जीएसटी समझने से पहले हमें वैट को समझना पड़ेगा। तो पहले कस्टम ड्यूटी समझते हैं, उसके बाद से हम जीएसटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाया वैट। तो कस्टम ड्यूटी समझते हैं। क्या है कस्टम ड्यूटी? सीमा शुल्क, जैसे कि नाम में आ रहा है सीमा, यानी कोई भी चीज कंट्री ए से और कंट्री बी है, देश ए है और देश बी है, अगर कंट्री ए से कोई भी चीज कंट्री बी को जाती है तो ये सीमा को पार करेगी, बाउंड्री को पार करेगी। या कंट्री बी से कोई चीज कंट्री ए को आती है तो भी बाउंड्री को पार कर रही है। ठीक है, तो इस बाउंड्री को पार करते या तो कोई इंपोर्ट हो रहा हो या एक्सपोर्ट हो रहा हो, गवर्नमेंट इसके लिए कर लगाती है। जैसे कोई चीज इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू अ मार्केट, हम आपको क्या कर रहे हैं, एक बाजार उपलब्ध करा रहे हैं, और जहां से आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें एक कर दें।
ठीक है, क्योंकि हमने आपको क्या दिया, बाजार दिया है और व्यापार करने के लिए आपको क्या, कस्टमर्स दे रहे हैं। इसलिए सीमा शुल्क क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, यानी देखिए और बेसिक बात बताता हूं आपको, किसी देश से किसी दूसरे देश में कितनी तरह की सीमाएं मिलती हैं या वस्तुओं का कैसे ट्रेड हो सकता है। एक तो जल के मास्ते वाया वाटर, यानी पानी के माध्यम से, यानी समुद्र की जो सीमा है। दूसरा वाया एयर, यानी वायु के रास्ते। और तीसरा वाया लैंड, जमीन के रास्ते। ठीक है, वायु यानी पानी, ये 3 सीमाएं होती हैं जहां से कोई भी देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। व्यापार अगर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो 2 टर्म यूज करेंगे, आयात और दूसरा क्या, निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, आयात और निर्यात। अब देखिए क्या है, सरकार किसी देश में, अगर किसी देश में अपने यहां का कोई माल लेके जा रहा हो बेचने के लिए, तो भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा सकती है। या कोई विदेशी या बाहर का कोई व्यापारी माल हमारे देश में बेचने ला सकता है, तो भी एक टैक्स लगाया जा सकता है। और ये सीमा पार करने के कारण लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान है, इसको समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, if you are crossing a boundary of any country to sell out your goods and services, so that particular government will impose or levied a kind of tax which is called custom duty. It is basically imposed on the export and import of goods. Is it clear? It is basically import on the export and import of the goods. Okay? दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप बात करते हैं किसी कंडीशन की या सिचुएशन की, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगाती है या इंपोर्ट पे केवल टैक्स लगाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि इंडिया ने क्या किया है, आपके मन में सवाल ये हो सकता है, क्या इंडिया में एक्सपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी लगता है? तो जवाब होगा नहीं लगता है। क्या जवाब होगा? नहीं लगता है। आपका जवाब होगा, तो यानी कस्टम ड्यूटी इंडिया में किस चीज पे क्यों लग रहा है? इंपोर्ट पे लग रहा है। इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी क्या हुआ? लगता है। आपके मन में सवाल ये उठ सकता है, एक्सपोर्ट पर क्यों नहीं लगता? कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पर क्यों नहीं लगता है? तो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सरकार एक्सपोर्ट करना चाहती है या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों? तो पहली बात, एक्सपोर्ट को प्रमोट, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करना चाहती है? अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे तभी क्या प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, और तभी क्या होगा, देश के अंदर या वर्ल्ड मार्केट में भारत की क्या स्टेबिलिटी आएगी या पहचान बनेगी, पहचान बनेगी। और तीसरी चीज क्या है, ये चौथी जो भी हुआ, वर्ल्ड
मार्केट में सस्ता हो जाएगा। क्या? इंडियन गुड्स। जब वर्ल्ड मार्केट में सस्ता होगा इंडियन गुड्स तो उसकी क्या आ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए, कोशिश ये है कि आपको चीजों को जितना आसान से बताया जा सके आपको, ठीक है। मैंने कहा व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स। विच काइंड ऑफ टैक्स? इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज levied on export or import of the, which is expected to levied on the export and import of the goods and services. Okay? बड़ी चीज क्या है कि गुड्स के ऊपर स्पेशली ये लगाया जाता है। अगर आप बात कर रहे हो किसकी, कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है? इंडियन गवर्नमेंट क्या है कि एक्सपोर्ट पर गुड्स के कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती, ठीक है। एक्सपोर्ट पे गुड्स के कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती, इंपोर्ट पर लगाया जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को मैं समझा रहा था कि कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इंडिया में एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत कम है और ऊपर हम अगर टैक्स लगा देंगे तो बट ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में उस टैक्स को ऐड ऑन हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि जितना इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते जाओगे महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सिंपल बात है। हालांकि ये मैं फिर भी बताऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का महंगाई से क्या रिलेशन है। यानी मैं कह रहा हूं रिलेशन बिटवीन प्राइस हाइक, या ऐसे कर लो इन्फ्लेशन, एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे यहां आपको समझाना जरूरी है, हालांकि ये आगे भी आएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्या? प्राइस हाइक या इन्फ्लेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कोई चीज प्रोड्यूस हो रही, मैंने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, सीधी सी बात है कि जितना इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते जाओगे वो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, यानी चीजों की, वस्तुओं की दाम क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक चीज है, मान लो एक टर्म है फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य। लागत मूल्य बराबर इनपुट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर कॉस्ट में, लागत मूल्य में क्या? लाभ हमेशा जुड़ा रहता है, यानी हमेशा लाभ उसका ऐड ऑन होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन कहे कि यार हमें इतना ही पड़ा है, इसका मतलब क्या है? कोई बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के साथ, लाभ के साथ कोई भी समझौता नहीं करता है। क्लियर हुई बात? लाभ के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर हल्दीराम का, मैंने आपके उदाहरण लिया था, हल्दीराम का एक पैकेट चिप्स का पैकेट है, चिप्स का क्या है? हल्दीराम के चिप्स का पैकेट है, ठीक है। अब इस चिप्स का, अगर हल्दीराम के चिप्स का पैकेट है तो उसने कहा कि देखो भाई, अगर मुझे एक चिप्स बनाने में 7 रुपया मेरा इनपुट कॉस्ट होता है, 7 रुपया इनपुट कॉस्ट, ठीक है। और ये इस एक पैकेट पे सोच रहा है कि 3 रुपया प्रॉफिट लेगा। तो हल्दीराम से पूछा गया कि तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, लागत मूल्य तुम्हारी क्या है? तो इस 3 को, लाभ को अपने जोड़ के बताएगा क्या? 10 रुपया। क्लियर? अब सरकार ने कहा कि देखो यार, बाजार मूल्य, अभी तो ये लागत मूल्य है, बाजार मूल्य गवर्नमेंट चाह रही है क्या कि भाई इसे हम थोड़ा महंगा कर दें, या चिप्स सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सरकार ने कहा देखो इस पे हमें क्या
तुम्हें 10 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो हल्दीराम चिप्स मार्केट में क्या कर देगा? इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य। इसका बाजार मूल्य क्या हो जाएगा? लागत मूल्य और प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट क्या है भाई? मैंने बताया आपसे 10 रुपीज। टैक्स इनडायरेक्ट कितना लग रहा है? 10 रुपीज। तो भाई बाजार मूल्य क्या होगा? 20 रुपया। कंडीशन 1। ठीक है। अगर मान लो ये बढ़ा दिया और ये 10 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है, देगा कौन? कस्टमर देगा। ये अंकल चिप्स या हल्दीराम क्या करेगा? सरकार को उठा के देगा। मैंने बताया था आपसे कि लगा तो रहा है हल्दीराम पे, लेकिन देना किसको पड़ रहा है? कस्टमर को। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि 10 रुपया ये फैक्टर कॉस्ट है, सरकार ने कहा इनडायरेक्ट टैक्स और बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो पहले 20 थी, कंडीशन 2 में 30 हो गई। यानी क्या रिलेशन निकल के आया? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ता जाएगा। और इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। जितना मार्केट प्राइस जितना इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। और मार्केट में प्राइस का बढ़ना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहता है। तो क्या इनडायरेक्ट और इन्फ्लेशन में रिलेशन समझ में आया? अब हल्दीराम कहता आप बढ़ाते जाओ भाई, खूब बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे हम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप खरीदते हो तो आपका नाम ही कस्टमर है, कष्ट से मर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। अभी देखिए कितना आसान तरीके से आपको जीएसटी समझ में आ जाएगा। ठीक है। हो सकता हो किताब में आप पढ़ते हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, लैंग्वेज ऐसी है, तो यहां बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो पहली चीज तो ये समझिए क्या कि भाई कस्टम ड्यूटी क्या है, मैंने बताया। फिर मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं कि सरकार ने कस्टम ड्यूटी में एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगाई है। तो उसका रीजन यही है कि अगर एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी लगा जाएगा, रिलेशन समझ पाए आप, कस्टम एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो आदमी बेचने जा रहा है माल, तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देगा, वो बाहर बेचेगा, तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल क्या हो जाएगा? महंगा होगा। इससे क्या होगा? महंगा बिकेगा तो बाहर लोग खरीदेंगे नहीं तो एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा? हतोत्साहित हो जाएगा। देश में एक्सपोर्ट जब उत्साहित रहेगा तो बैकअप में प्रोडक्शन को वो क्या करेगा? पुश करेगा। और मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, प्रोडक्शन पुश होगा उस देश की जीडीपी पुश होगी। किसी कंट्री का एक्सपोर्ट पुश होगा तो वो कंट्री एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में आगे आएगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कस्टम ड्यूटी पे टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। ठीक है। मतलब कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती एक्सपोर्ट पे। ठीक है। अब इंपोर्ट पे लगता है, तो इंपोर्ट पे क्यों लगता है इसको समझिए। ठीक है। इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी क्यों? पहली चीज तो कोई हमारे यहां आके बेच रहा है, हम उसे मार्केट प्रोवाइड कराएं, तो रेवेन्यू जनरेशन, राजस्व की उगाही। रेवेन्यू जनरेशन करना है। क्या करना है? रेवेन्यू जनरेशन करना है। पहली चीज तो भाई टैक्स मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर ओन बिजनेस। इसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं कि भाई अगर कोई विदेशी आके यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने माल को बेच रहा है, क्योंकि हमारा बाजार फ्री है। आपके मन में सवाल ये आ सकता है
कि किसी दूसरे देश को अपने यहाँ आने ही क्यों दें। जैसे आपके मन में सवाल ये भी उठता होगा कि भाई सर, चाइना के साथ हमारा इतना व्यापार घाटा हो रहा है, इतना तनाव चल रहा है, तो हम चाइना को मना ही क्यों नहीं कर देते, हमारे यहाँ आए ही ना वो, ठीक है, या अपना बाजार पूरी तरह बंद कर दे। जबकि आज मोबाइल फोन के बाजार पे देख लीजिए, सेल फोन मार्केट पे पूरा का पूरा मोनोपोली एक तरीके से चाइनीज कंपनीज का हो चुका है। ओप्पो, वीवो, ठीक है, एमआई, रियलमी, रेडमी, ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं, चीन की हैं, ठीक है। तो भाई WTO में मेंबर होने के कारण कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रेड के लिए मना नहीं कर सकता। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में आबाद व्यापार को चलाने के लिए, बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेड को मेंटेन करने के लिए 1995 में बनाया गया, और इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सो इंडिया कांट डिनाई इट। सो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है, यही बात होती है कि अगर हम टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लगाइए, आप टैक्स बढ़ाइए, ठीक है, इनपुट, वही बात मैं कह रहा हूं कि जब आप आ रहे हो, यानी इंपोर्ट हो रहा है, तो वहां पे टैक्स वो सरकार लगाती है। लगाती इसलिए है कि अगर वही माल हमारे देश में कोई हमारी कंपनी बना रही हो, तो उसे क्या है, उसका माल सस्ता पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं होगा इस तुलना में कि जो विदेशी कंपनी आई है उसकी तुलना में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इंपोर्ट पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी विषय क्या है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनडायरेक्ट पे टैक्स लगाया जाता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर इनडायरेक्ट टैक्स कैसे और किन चीजों को लेकर के, है ना। अब देखिए क्या है, क्या रेट इसका हो सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का अलग अलग रखा गया है, कोई इसका कंफर्म नहीं है। अगर मैं बजट 2020 और 21 की बात करूं, ठीक है, तो इसमें अगर मैं दो उदाहरण दूं, फुटवियर का अगर मैं एक उदाहरण दूं, ठीक है, तो इस पे इनडायरेक्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी 25% से बढ़ाकर 35% किया गया, ठीक है। वहीं फर्नीचर पर कितना, 20% से बढ़ाकर 25% किया गया। यानी ये अलग अलग गवर्नमेंट के ऊपर वैरी करता है। एक दुविधा है, इसको समझिएगा क्या है। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि सर कस्टम ड्यूटी क्यों ना बहुत बढ़ा दी जाए, किसके प्रति, किसके लिए, चीन के लिए। अब क्या है कि अगर कस्टम ड्यूटी WTO के हिसाब से भारत को घाटा कैसे, दिक्कत क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब WTO का कहना यह है कि नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पे, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा आप टैक्स नहीं इंपोज कर सकते। भारत के साथ समस्या क्या है कि भारत के पास एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स ही हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या दिक्कत आती है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में समस्याएं आती हैं, ये चीजें मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी फिर ये चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी, दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं वो एक्सटर्नल जब BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट बताऊंगा या WTO बताऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप कस्टम ड्यूटी समझ पाए। कस्टम ड्यूटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब देखिए क्या है अगला,
एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी। EXCISE, एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो ये मान लो किसी चीज की बनाने की कंपनी है, ठीक है। मान लो कोलगेट पेस्ट बनाने की ये कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी के मालिक से पूछा जाता है कि भाई आपका फैक्टर कॉस्ट क्या है, लागत मूल्य क्या है। ध्यान रखिएगा, इसमें उसका प्रॉफिट, एक तो इनपुट कॉस्ट यानी जो उसमें खर्च लगा है रियल में, उसमें लेबर चार्ज होगा, बिजली का होगा, ठीक है, जो रेंट है उसका होगा, जो माल खरीद के लाए उसका होगा, अब प्लस आपका प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे, यानी जितना कोलगेट का क्या ये फाइल बनाओगे, उन फाइल के नंबर के हिसाब से, ठीक है, आपको प्रोडक्शन पे ही सरकार को टैक्स देगा, क्योंकि आपने यहां के हवा, पानी, जमीन का इस्तेमाल किया है। यानी एक्साइज ड्यूटी क्या है? प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप पे, यानी मार्केट में आने से पहले फैक्टर कॉस्ट पे ही सरकार एक कर लगाती थी, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कोई डाउट? क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। यानी केंद्र सरकार, कहीं आप उत्पादन कर रहे हो, अगर उसने जमीन का आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, और सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, हवा, पानी, जैसा मैं कह रहा हूं, तो आपको भाई एक कर देना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए कैसे होता है। जैसे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, एसएससी के थ्रू बनते हैं, यूपीएससी के थ्रू आईआरएस बनते हैं, एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से पहली पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, एक्साइज की। तो भाई कोई भी कंपनी का मालिक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोलगेट है, तो 100 ग्राम अगर कोलगेट का दाम मान लिया क्या 100 रुपया होता है, एक फाइल का दाम कितना? 100 रुपया। यानी फैक्टर कॉस्ट, इसमें रियल में इसके लगे हैं कितने? 70 रुपए, और 30 रुपए या प्रॉफिट कमाना चाहता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि इस एक फाइल पे आपको, अगर 100 रुपए की फाइल आपकी फैक्टर कॉस्ट है, आपको 6% क्या देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। कितना? 6%। ध्यान दीजिएगा। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो ये साहब क्या करेंगे? मान लो ये कौन है? बजाज जी हैं। बजाज, कौन बजाज? नितिन बजाज। नितिन बजाज की कंपनी है, कोलगेट का पेस्ट ये बना रहे हैं। इनसे गवर्नमेंट ने कहा एक बात बताओ, एक फाइल तुम कितने रुपए में तुम्हारा पड़ रहा है? तो कहे सर 70 में रियल में, लेकिन 30 रुपए में अपना प्रॉफिट ऐड करो। मेरा फैक्टर कॉस्ट कितना? 100 रुपीज है। 100 रुपीज मेरा फैक्टर कॉस्ट है। बोले ठीक है, 6% आप इस पे मुझे क्या दोगे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोगे आप। कोई डाउट? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, अब बाजार में जाने से पहले यहां 106 रुपए का ये हो जाएगा। सिंपल है। दिक्कत कहां आती थी? और आपने सुना होगा कोई भी एक्साइज में कमिश्नर हो जाता है, बहुत पैसा कमाता है। कैसे समस्या क्या आ रही, समझिए इस चीज को। अब ये मान लीजिए कि यहां पे इन्होंने एक साल में दिखाया कि हमने कितनी, केवल 100 फाइल कोलगेट के बनाए। कितने बनाए? 1 ईयर में। 1 ईयर में कितने फाइल बनाए? 100 फाइल बनाए हमने, सपोज किया, मान लिया। तो 100 फाइल पे सरकार ने कहा आप टैक्स कितना भाई एक्साइज हमें दीजिए, तो 6% है। 100 पे 6% यानी 6 रुपीज। तो सरकार को ये टैक्स एक साल में कितना भरेंगे? 100 गुणे 6, 600 रुपीज।
यानी 6 रुपया हर फाइल पे है। तो ये तो कागज पे बनाते हैं, लेकिन इन्होंने दिखाया 100 फाइल और बनाया है 1 लाख, अपने गोदाम में रखा हुआ है, और केवल 100 का टैक्स सरकार को देंगे। आगे 99,900 गुड़े 6, क्योंकि सब पे लगाएंगे 6, कहां रखेंगे? अपने पास रखेंगे। यही होता है दिक्कत कि कागज में आप कम दिखाते हैं। ये कैसे चोरी होती थी टैक्स की, वो मैं आपसे बता रहा हूं। तो अधिकारी क्या करता था, ऐसा है, नोटिस देता था कि काम करिए, आपने कागज पे तो 100 बनाए हैं, चलिए अपना गोदाम दिखाइए। और जैसे अधिकारी गोदाम पे छापा मारता है तो देखता है यहां तो 1 लाख फाइल पड़ी हुई है और सबका ये पैसा बनाएंगे। ठीक है, 9,999 गुड़े 6, 99,900 गुड़े 6, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना बचाने का। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, सर देख लीजिए, कुछ पेटी आपके घर पहुंच गया है, टेंशन मत लीजिए सर आप। तो ये अधिकारी कहता है, ये हुई ना बात, तुमने मेरे तैयारी के दौरान की मेहनत को तुमने पहचाना है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सरकार का ही तो टैक्स आप मार रहे हैं और कस्टमर से सबसे ये ले रहे हैं। जीएसटी में इसको मिक्स कर दिया गया, समझिए इस चीज को। एक बहुत सिंपल बात दोहरा रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी अब किसके साथ मिक्स हो गया है, या फिर मर्ज कर दिया गया जीएसटी के साथ। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कैसे काम करती थी समझ रहे हैं, इस पे कैसे कर की चोरी होती थी ये समझ रहे हो आप इस चीज को लेकर के। यानी फैक्टर कॉस्ट के बाद मार्केट में आने से पहले, यानी जाने के लिए पहला टैक्स क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन एक्साइज में शराब पर एक्साइज लगाने का अधिकार, अल्कोहल पर एक्साइज कौन लगाता था, राज्य सरकार। और अभी भी इसने अपने हिसाब से रखा है। और शराब, यहां ध्यान रख लीजिए, पेट्रोलियम और क्या अल्कोहल जीएसटी से क्या है, बाहर है। ये भी एक फैक्ट है, क्वेश्चंस की तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिए। फिर दोहरा रहा हूं, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक इनडायरेक्ट टैक्स था जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। सवाल यह है किस पर इम्पोज करती थी, ये इम्पोज करती थी बिजनेसमैन पे जो मैन्युफैक्चरिंग के कार्य में लगे हुए हैं। फिर मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर से पूछती थी तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट कितना है, मैंने ये भी बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में आपका प्रॉफिट हमेशा एडेड होता है और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जितना परसेंट सरकार कहती थी वह उसका क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था। मार्केट जाने से पहले अपने सेल वाले क्या पोर्शन में अपने प्रॉफिट के साथ इस टैक्स को भी वो बिजनेसमैन जोड़ देता था। दिक्कत ये होती थी ये टैक्स की चोरी कैसे बिजनेसमैन करता था, दिखाता था कागज पे कम उत्पादन, जबकि बिना कागज के, यानी वो अपने गोदाम में बहुत सारा माल और प्रोड्यूस करके रखा रहता था, जो लिखा पढ़ी में ना होते हुए भी इसको सेल कर देता था, उसी टैक्स को ऐड करके, जिस टैक्स को वो फिर सरकार को चुकाता नहीं था। इसीलिए अधिकारी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके एक्साइज कमिश्नर होते थे, जो एनुअली अभी भी होते हैं, वो चेक करते थे। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल चीजें समझना है। अब मैंने एक दो बात और बताई कि भाई ये जीएसटी से क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक्साइज में भी क्या है, शराब के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर एक्साइज लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो एक्साइज लगाने की जिम्मेदारी होती है शराब के ऊपर किसकी, राज्य सरकारों की। और देखिए बिहार ने अपने यहाँ शराबबंदी की घोषणा कर दी है, तो बहुत नुकसान बिहार सरकार को सहना पड़ रहा है इस चीज को। यानी शराब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन सरकार शराब की बिक्री जरूर कर देती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जब लॉकडाउन के दौरान, अब शराब के रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस आप इस चीज को समझिए। लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुकानें बंद थी, तो सबसे पहले दुकान खुला किसी की, तो किसकी, मधुशाला, यानी शराब की दुकानें खोली गई। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के लिए
बहुत बड़ा रेवेन्यू राज्यों को किससे आता है? शराब की बिक्री से आता है, क्योंकि शराब पे एक्साइज कौन लगाता है? राज्य सरकारें। अभी क्लियर हुई? अभी देखिए, अभी फिलहाल लॉकडाउन का जो दौर चला, सैटरडे और संडे लॉकडाउन की बात कही जा रही थी। तो सैटरडे संडे लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन उसमें भी सारी दुकानें बंद थी, लेकिन मॉडल शॉप यानी जो शराब की दुकानें हैं उनको अलाउ किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी बिक्री से सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो ऐसे में अगर बिहार सरकार मना कर दी है शराब बेचने से अपने देश, अपने राज्य में, तो आप इसको इमेजिन करिए कि बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस उस गवर्नमेंट को हो रहा होगा। लेकिन सामाजिक बुराइयों को देखते हुए, शराब के सामाजिक पक्ष को देखते हुए, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां पे बैन किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग हो रही है। और मैं आपको बताऊं, बिहार में जब बैन हो गया तो लोग जो वहां के पीने वाले लोग थे वो क्या करते थे? एक ट्रेन चलती थी बिहार से, यूपी में गोरखपुर के लिए आती थी ट्रेन, ठीक है? तो सुबह उसमें बैठ के आते थे और यूपी में शराब मिलती थी, फिर पी के फिर शाम को उसी ट्रेन से वापस जाते थे। और उसका नाम उन सबने मधुशाला एक्सप्रेस रख दिया था, ठीक है? और अभी भी ये चीजें बदस्तूर जारी है। खैर, एक्साइज समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। यानी ये इतना उदाहरण बताने का एक मतलब है कि भाई एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, शराब पे कौन लगाता है? राज्य लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, पूछता है। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं जीएसटी। और जीएसटी बताऊंगा जब मैं, तो वहीं पे हम क्या कर लेंगे? वैट को समझना शुरू कर देंगे, उसके बारे में जानना शुरू कर देंगे, ठीक है? हालांकि एक और कर है सर्विस टैक्स, सेवा कर, उसको पहले समझ लीजिए। वो भी जीएसटी के साथ क्या हो गया? मर्ज हो गया, ठीक है? सर्विस टैक्स थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक है? अब देखिए क्या है सर्विस टैक्स। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। था, जैसे मान लीजिए आप अभी संस्थान में, मैं आपको क्या दे रहा हूं, या ध्येय आईएएस क्या दे रहा है? नॉलेज सर्विस, नॉलेज सर्विस दे रहा है, ठीक है? तो ये टैक्स, जैसे मान लीजिए मैं हूं अध्यापक, ध्येय आईएएस, ठीक? ये आप हैं, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो क्या ले रहे हैं आप? नॉलेज सर्विस। तो गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है, ठीक है? ये क्या है? गवर्नमेंट है। तो अब ये गवर्नमेंट मुझ पर सेवा कर इंपोज करेगी, इंपोज करती थी। मैं क्या किया? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने क्या करूंगा? मैं फीस के टाइम पे आपके, जब आप फीस लूंगा तो ये टैक्स क्या करूंगा? मैं आपको ट्रांसफर कर दिया आप पर। यानी सेवा कर किस पे लगता था? सेवा देने वाले प्रोवाइडर पर, यानी सेवा देने वाले व्यक्ति पर। ये बात क्लियर हो गई? अब ये जीएसटी में लागू हो गया है, तो अब आप फीस प्लस जीएसटी भरते हैं। आसान है? क्लियर हो रहा है? सेवा कर, तो यानी हम सेवाओं के बदले, ठीक है? अब सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? 1994 टू 95 में, जब बजट आया 1994-95 का, तो यहां ये सेवा कर स्टार्ट किया गया। आसान है? सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में की गई, ठीक है? और धीरे धीरे इसके और सेवाएं शुरू होती गईं और ये चीजें आगे बढ़ती गई।
बहुत सारी चीजें इसमें पहले स्टार्टिंग में शुरू हुई थी किस चीज को लेकर के, ये सबसे पहले बीमा, टेलीफोन, बीमा की सर्विस आप ले रहे हो या टेलीफोन की सर्विसेज ले रहे हो, और धीरे धीरे बहुत सी सेवाएं इसमें शामिल कर दी गई। और जब जीएसटी आया तो इसमें ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, जीएसटी जब आया तो मर्ज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक सेल टैक्स था, वो भी जीएसटी के साथ मर्ज किया गया। सेल टैक्स क्या था, जब मान लो दिल्ली से कोई चीज बन करके उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है तो वहां पे बिक्री कर लगता था, सेल टैक्स लगता था, स्टेट्स इम्पोज करते थे। क्लियर हुआ? तो इसलिए वो भी जीएसटी में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल ये है, ये टॉपिक आपके पास है, वस्तु और सेवा कर। एक अध्यापक होने के नाते मेरे साथ भी एक चैलेंज है कि ये चीज मैं आपको कितना आसान तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो आपको कितना आसान तरीके से समझना है, उसके लिए जीएसटी से पहले आपको अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी, अपनी जरूरत समझनी पड़ेगी। क्या है वो जरूरत? सवाल ये है कि इस टॉपिक को कितना समझें। आपका मन में सवाल हो सकता है, ये कैसा सवाल है सर, क्या किसी टॉपिक को आधा समझना चाहिए या किसी टॉपिक को बिल्कुल कम समझना चाहिए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि इस टॉपिक को उतना समझें जिससे हम बहुत ज्यादा उलझे नहीं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, जैसे जीएसटी को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या टैक्सेशन कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए जीएसटी अलग चीज है, या उनको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाना है। क्या आपको उतना पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। फिर आपको कितना जानना है, ये ज्यादा जरूरी चीज है। और जो ऐसे जानना है कि वो चीजें भूले भी ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कितना समझे का जवाब है अपनी उपयोगिता अनुसार। अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी, कितनी यूटिलिटी इस चीज की है, इस पॉइंट की है, उसको समझे। तो देखिए, मैं जीएसटी जब आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें क्या है, अभी आपको एक बेस बन चुका है। क्या? टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कैसा कर है ये? अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स उपयोगिता के अनुसार समझना है। पहली बात तो क्या है, यानी एग्जाम के क्वेश्चंस, प्रश्न सही हो जाएं, और दूसरा चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। दूसरा, एक साधारण अवधारणा बन जाए, एक साधारण अवधारणा बन जाए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए इस टॉपिक को लेकर। यू नीड नॉट टू हैव स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर जीएसटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, थोड़ा सा कैसे इसको मैं समझाऊंगा। तो मैंने दो तरीके किए हैं इसको, जीएसटी को आपको एलोबरेट करने के लिए, समझाने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। क्या अप्रोच होगा उसको ये देखते हैं। पहली चीज तो मैंने कहा कि हम थोड़ा फैक्ट्स जो पीटी से रिलेटेड
क्वेश्चंस आते हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको आसानी से समझेंगे। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है। जैसे CGST, SGST, IGST क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से कैस्केडिंग इफेक्ट, ये सब क्या है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज क्या है, जो मेंस का अप्रोच होगा इसमें इस जीएसटी टॉपिक पे समझने का, वो क्या होगा कि भाई जीएसटी क्यों यूनिक है और इसके प्रॉफिट क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं, यानी समस्याएं क्या है, भारत में से कैसे इसको समझा जा सकता है, इंडिया में इसको कैसे समझा जा सकता है। मुझे लगता है अगर हम ये अप्रोच अपनाएं तो हमें ये टॉपिक अच्छे से हम कवर कर पाएंगे। शुरू करें इसको, चलिए। तो पहली चीज तो कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लेते हैं जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है फैक्चुअल चीजें क्या क्या है। चलिए क्वेश्चंस लिखते चलें। पहला फैक्ट क्या है जो जीएसटी को लेकर के है, वो ये है व्हेन, भारत में कब लागू, ठीक है। तो इसका उत्तर है 1 जुलाई 2017। कब से लागू, 1 जुलाई 2017, ठीक है। फिर ये कौन सा जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, संविधान, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछता है। जीएसटी को लेके कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो इसका उत्तर होगा 101, ठीक है। क्या उत्तर होगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, लाया गया। और ये बिल कौन सा था, संशोधन विधेयक 122वां संविधान संशोधन, ये अधिनियम यानी एक्ट है, और 122वां संविधान संशोधन क्या है ये, विधेयक, ये दो याद कीजिएगा, 101, 1012, ठीक है। और कब से लागू किया, इससे लागू किया गया, ठीक है। और तीसरा फैक्चुअल चीज क्या है जीएसटी से रिलेटेड, ये देख लीजिए, ठीक है। अल्कोहल यानी शराब और पेट्रोलियम पेट्रोल को छोड़कर
सभी गुड्स एंड सर्विसेज, सभी वस्तुएं और सेवाएं किसमें? जीएसटी में शामिल। मैं बताऊंगा क्यों नहीं शामिल किया गया। आपके मन में सवाल आ सकता है कि शराब और पेट्रोलियम को सर जीएसटी में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगला एक थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट्स नॉट द फैक्ट। क्या कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, मैंने बताया आपको, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर सभी कस्टम ड्यूटी को छोड़कर सभी इनडायरेक्ट टैक्स किसमें शामिल हैं? जीएसटी में शामिल। क्लियर? कस्टम ड्यूटी को छोड़कर सभी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में शामिल है। ठीक है, आगे एक और पॉइंट बात, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी लगाया या जीएसटी लागू किया। पहली कंट्री क्या है? फ्रांस। पूछ लेता है कभी कभी कि भारत दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पहली बार जीएसटी लागू हो। ये सारी चीजें मैं फैक्ट पहले बता दे रहा हूं आपको, ताकि मैं अभी कंसेप्चुअल चीजें आपको समझाऊंगा क्या है जीएसटी। लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे आपके मिलने का मेन उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक सवाल हो जाएं, सही हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो। और मैं अवधारणा तो आपको दूंगा ही, लेकिन उसमें से, उस अवधारणा में से जो आपकी ज्यादा काम की चीज है वो आपको पहले निकाल के आपको दे दिया जाए। मेरा मानना ये है, फिर मैं वो समझा ले जाऊंगा आपको। क्लियर हुई बात? तो आपसे पूछता फैक्चुअल में पहली कंट्री क्या है जिसने जीएसटी लगाया, कौन सी कंट्री है? तो क्या है? फ्रांस। लेकिन भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल से प्रभावित है। ठीक है, और एक और क्या, भारत में जीएसटी का सुझाव, सजेशन, सुझाव, भारत में जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति, विजय केलकर, कल की क्लास में मैं बताया था, समिति के द्वारा दिया गया। और विजय केलकर क्या थे? ये इसके पहले 13th फाइनेंस कमीशन के क्या थे? ये चेयरपर्सन थे या अध्यक्ष थे, चेयर पर्सन थे। ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको थोड़ी सी क्लियर चली आपको जीएसटी के बारे में। ये जो बेसिक चीजें हैं जीएसटी के बारे में, ये आपको पहले एक जगह लिख लेनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं। देखो भाई, जीएसटी भारत में लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 101। इसके लिए बिल कौन सा लाया गया था? 122। ठीक है, जीएसटी में कौन कौन से गुड्स नहीं है, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, अल्कोहल और पेट्रोलियम। ठीक है, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या किया गया है? जीएसटी शामिल कर दिया गया। वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री फ्रांस है जिसने जीएसटी को
अप्लाई किया या आपने यहाँ लागू किया। ठीक है, भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा से प्रभावित है। ठीक है, और भारत में जीएसटी लाने के लिए किस समिति ने सजेशन दिया, उस समिति का नाम है क्या, डॉक्टर विजय केलकर समिति। विजय केलकर के बारे में मैंने कहा याद रखिए, भारत में जो 13वां वित्त आयोग था, 13th फाइनेंस कमीशन, इट वाज बेसिकली हेडेड बाय विजय केलकर। क्लियर हुआ? दीज आर द सम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग जीएसटी। नाउ let's know what is GST all about. As we know that the full form of GST is Goods and Services Tax. कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, इसमें जो दिक्कत होती है। और पहली चीज तो क्या है, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या है, एक मॉडिफाइड वैट है। मतलब क्या होता है जीएसटी? पहली चीज तो अप्रत्यक्ष कर, और कहते हैं संवर्धित वैट, मॉडिफाइड वैट। जीएसटी कुछ है नहीं, वैट है। जीएसटी को थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। मतलब कि मैंने कहा था आपसे कि बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दी। जीएसटी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, दो टर्मिनोलॉजी है, एक कास्केडिंग इफेक्ट और दूसरा इनपुट क्रैश ट्रेडिंग, इनपुट क्रेडिट टैक्स। ये चीजें हम थोड़ा सा समझेंगे। इसको समझने के लिए जीएसटी आने के पहले, ठीक है, जो व्यवस्था थी टैक्स की, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। उसको समझने के लिए तभी हम आप कास्केडिंग इफेक्ट समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चेन चल रहा है, यानी कोई चीज प्रोडक्शन के बाद से मतलब एक सिस्टम में चल रहा है, रन कर रहा है, तो उसमें क्या है कि भाई देखो, एक प्रोड्यूसर होगा, एक होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, और फाइनली कौन होगा, कंज्यूमर होगा। मान लिया आपको और आसान भाषा में बताने के लिए कि जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं यानी कंपनी के मालिक हैं सिंघानिया जी हैं, होलसेल जिनका काम चल रहा है वो शुक्ला जी हैं, रिटेल गुप्ता जी हैं, आपने गुप्ता किराना स्टोर सुना होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए नाम लिया मैंने, और जो कंज्यूमर है वो कौन है, पांडे जी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए प्रोड्यूसर यानी सिंघानिया जी ने कहीं से 50 रुपए का कोई माल खरीदा, कच्चा माल, कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसके कच्चा माल जो खरीद रहे हैं वो 50 रुपए की है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया, कुछ खर्च किया और अपना प्रॉफिट 50 रुपए उन्होंने ऐड कर लिया। अब वो वस्तु इनको कितने रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई। अब 100 रुपए पे सरकार कहता है कि आपको मान लीजिए 10% टैक्स देना है। कितना, 10%। अब ये चीज, ये प्रोड्यूसर यानी सिंघानिया जी, ये चीज टैक्स 10% यानी 100 का 10%, यानी 100 का 10% होगा 10 रुपए। अब इसको ये ऐड कर देंगे। अब ये जब देंगे शुक्ला जी को तो ये चीज पड़ेगी 110 रुपए की। इनको कितने की पड़ेगी, 110 रुपए की पड़ेगी। अब शुक्ला जी लिए भाई 110 रुपए में, ठीक है। अब जब शुक्ला जी 110 रुपए लें तो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, उसमें वैल्यू को कुछ ऐड करेंगे कि 110 में खरीदा वही पकड़ा देंगे, नहीं ना। तो इन्होंने क्या किया भाई, कहा 10 रुपया मैं भी लूंगा। तो शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, 120 रुपया का वो चीज कर दिए होलसेलर। सरकार ने कहा देखो टैक्स तुम्हें भी देना पड़ेगा, तो जितना तुम्हारा अभी है इसका क्या 10% हमें दो, यानी 120 का 10% इक्वल टू 12, इसलिए 120 प्लस, ठीक है, 132 रुपीज। शुक्ला जी ने कहा कि भाई अब गुप्ता जी को कम से कम कितने रुपए में दूंगा मैं, 132 रुपए में। ठीक है, अब 132 रुपए में गुप्ता जी को मिला। गुप्ता जी क्या करेंगे, गुप्ता जी करेंगे ये कि 132 में भी अपना ये प्रॉफिट जोड़ेंगे।
प्रॉफिट, जब मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए भाई। आप बताइए, आप गुप्ता जी हो तो क्या करेंगे? कोई चीज आपको 132 रुपए में पड़ रही तो अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे आप उसमें? तो 10 रुपए आपने क्या जोड़ लिया? प्रॉफिट जोड़ लिया। अब जब 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया तो यानी यहां पे क्या हो गया? 142 रुपए की चीज हो गई, 142। 10% गुप्ता जी पे भी टैक्स लगेगा भाई। सिंघानिया जी दिए, शुक्ला जी दिए, गुप्ता जी नहीं देंगे, इनको भी देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 142 पे इन्होंने 10% टैक्स लगाया, तो ये चीज हो जाए क्या? 142 प्लस 14.2, 14 रुपए 20 पैसे। इसका 142 का 10% क्या आएगा? 14.2। तो पांडे जी को फाइनली वो चीज कितने में मिली? 156.2 रुपीज इनकम। यानी चीज 100 रुपए की थी, लेकिन पांडे जी के पास आते आते ये कितने की हो गई? 156 रुपए की हो गई, ठीक है। यानी इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स ऑन टैक्स। कैसे? इस चीज को थोड़ा सा समझिए। चीज तो यहां 100 रुपए की थी, इस पे एक बार टैक्स लगा। जब इस पे एक बार टैक्स लगा तो जैसे ही 110 हुआ, फिर उसके बाद 110 पे भी टैक्स लगा। तो भाई हमने क्या किया? अब हम 10 रुपए का भी टैक्स दे रहे हैं ना। 100 पे एक बार वो टैक्स दी 110, फिर उसके बाद से 10 रुपए का भी फिर से आप टैक्स दे रहे हैं, यानी टैक्स ऑन टैक्स। फिर ये क्या हुआ? यानी मान लो 120 पे वैल्यू एडिशन 10 हुआ, यानी फिर उस पे टैक्स लग गया, यानी फिर यहां 120 पे ये टैक्स 132 आ गया। फिर प्रॉफिट जुड़ने के बाद फिर यहां पे 142 हुआ, इसका भी 10%, यानी टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स। ये चीजें क्या हैं? ये कास्केडिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। जब कर के ऊपर कर, यानी प्रतिघाती कर किसको कहते हैं? कि जैसे मान लीजिए एक बार किसी ने कर दिया है, उसको भी अपने क्या एक बेस में जोड़ लेना, फिर उसको बेस बना के क्या करना? फिर टैक्स लागू कर देना। समझ पे आए? फिर से बताता हूं, थोड़ा सा कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या क्या चलने लगा। घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैंने कहा कि भाई देखो, फिर से शुरू करते हैं, सिंघानिया जी वाले पे चलते हैं, ठीक है। एक बार और शुरू करें, ओके। पहले व्यवस्था क्या थी? सिंघानिया जी ने क्या किया? कोई कच्चा माल खरीदा, तो आप कुछ बना रहे तो अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सरकार भी वहां बैठी हुई है, सरकार कहे एक काम करो यार, हमें टैक्स दो। सरकार ने उन्हें, सिंघानिया जी ने सरकार को टैक्स दे दिया, ठीक है। टैक्स देने के बाद क्या किया? अब उस चीज को, अब टैक्स को इसमें ऐड कर लिया। यहां तक मामला ठीक था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये चीज 110 रुपए की हो गई, जब शुक्ला जी के पास आई तो शुक्ला जी ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, मान लो 10 रुपया इसमें जोड़ लिया। अब जब 10 रुपया जोड़ लिया तो क्या हुआ कि इनका जो प्रॉफिट ऐड हुआ, यानी इन्होंने जो 10 रुपया जोड़ा, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन पहले टैक्स जो दे रखा है उस टैक्स को भी ऐड कर लिया है, और फिर उसके ऊपर टैक्स ये दे रहे हैं। जो चीज फैक्टर कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट पे देना हो तो समझ में आता है, लेकिन टैक्स पे टैक्स देना ठीक बात नहीं है। 10% यानी टैक्स दे दिए हैं, अब फिर 10% पे फिर टैक्स दे रहे हैं, फिर 10% में फिर टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। समझ पाए? क्लियर हुई ना बात? यानी जैसे मान लो आप वैल्यू ऐड कर लो, चलो तो समझ में आता है, लेकिन यार टैक्स को भी आप उसमें ऐड कर ले रहे हो, तो ये सिस्टम गड़बड़ था। तो दूसरा सिस्टम जो आया वैल्यू एडिशन वाला, तो वो देखो सिंघानिया जी ने इसी उदाहरण पर अगर हम समझें, सिंघानिया जी ने क्या किया था? सिंघानिया जी ने भाई 50 रुपए की चीज खरीदी थी, ये इसमें कितना एडिशन इन्होंने किया था? 50 रुपया। तो वैल्यू एडिशन, एडिशन कितना है? वैल्यू एडिशन टैक्स कितना का एडिशन हुआ? 50। अगर मान लो टैक्स की रेट 10% है तो 50 का 10%, अब वैल्यू एडिशन का
टैक्स 50 का 10%, कितना होगा भाई? 5 रुपया। तो अब शुक्ला जी को सिंघानिया जी इसे किस में देंगे? इस नई व्यवस्था में जीएसटी की, ये हो जाएगा 100, यानी ऐसे लिख लो 50 प्लस 50, अब प्लस 50 का 10% यानी 5, यानी शुक्ला जी को ये चीज पड़ेगी 105 में, 105 में। और मैंने कहा शुक्ला जी भी यहां अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, यहां भी अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। प्रॉफिट ऐड कर मतलब वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो 105 प्लस 10 रुपया मान लिया, जोड़ लिया, तो कितना हो गया? 115। कितना हो गया? 115। ये कितना हो गया? 115 हो गया। जब ये 115 हो गया तो फिर 115 में मैंने कहा इस पे कितना टैक्स लगाएगा? 10 का वैल्यू एडिशन लगाया इन्होंने। भाई इस पे टैक्स लगेगा ना, इसको गुप्ता जी के जाने से पहले। तो इस पे वैल्यू एडिशन कितना है? 10 रुपया। तो 10 का 10% यानी 1 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? 115 प्लस 1 इक्वल टू 116 रुपया। किसके पास जाएगा 116 रुपया? गुप्ता जी के पास। अब गुप्ता जी भी क्या इस पे अपना 10 रुपया जोड़ेंगे? गुप्ता जी 116, ये समझ में आया? फिर दोहरा दूं, सिंघानिया साहब को 50 रुपए में इसमें 50 वैल्यू एडिशन किया। मैंने कहा वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, जीएसटी के टाइम पे क्या हो रहा है, अब ये टैक्स पे टैक्स वाली बात खत्म। क्लियर? अब जो आप वैल्यू ऐड किए हैं उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। 50 का वैल्यू ऐड किया तो 50 का 10%, यानी 50 का 10% कितना? 5, 105 रुपए हो जाएगा, 105। फिर शुक्ला जी को पड़ा कितने के में? 105 में। शुक्ला जी ने इसमें 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो 10 का 10% यानी 1 रुपया ऐड होगा, यानी 105 10 जब ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। 10 का 1% यानी 1 रुपया 116 हो जाएगा। अब गुप्ता जी को 116 मिला, इन्होंने 10 रुपया एडिशन इन्होंने भी कर दिया, ये इन्हें पड़ गया माल 126 में। अब 10 का 10% क्या हो जाएगा? 1 रुपया, यानी पांडे जी को ये माल पड़ेगा 126 प्लस 1 इक्वल टू 127। समझ पा रहे हैं? यानी कर पे ऊपर कर, कर के ऊपर कर से बच के, मतलब सीधी सी बात है कि जो आप अपना एडिशन करते जाएंगे उसी का प्रतिशत कर लगेगा, मेन चीज पे कर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता इसको समझिए। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये 50 रुपये का जब माल खरीदा इन्होंने, तो भाई जिससे खरीदा होगा ये कच्चा माल उसको तो टैक्स दिया होगा ना। बताइए, टैक्स दिया होगा कि नहीं दिया होगा? इस पे तो ऑलरेडी ये टैक्स दे चुके हैं इस सिस्टम में, तो इस पे तो सरकार को जीएसटी इससे मिल ही चुकी है। क्लियर? अब जो एडिशन करोगे उसका टैक्स तुम दो, तो उसका टैक्स तुमने दे दिया। अब शुक्ला जी एडिशन करेंगे, इसका शुक्ला जी टैक्स दें। गुप्ता जी एडिशन कर रहे, गुप्ता जी उसका दें। पांडे जी एडिशन कर रहे, वो उसका ऐड करें, और फिर फाइनल कंज्यूमर को ये पड़ जाएगा। समझ में आया? वैल्यू एडिशन टैक्स किसे कहते हैं? और ये कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। अब इससे सरकार को क्या है? इनपुट कैश क्रेडिट, क्या इनपुट क्रेडिट टैक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सिंघानिया साहब ने माल, कच्चा माल खरीदा होगा किसी से, किससे खरीदा होगा? मान लो खरीदा होगा इन्होंने शर्मा जी से। किससे खरीदा? शर्मा जी से। शर्मा जी से कच्चा माल खरीदा तो शर्मा जी भी जो माल बेचेंगे अपना टैक्स ऐड करके बेचेंगे ना। तो जब शर्मा जी ऑलरेडी जीएसटी भरेंगे तो इस पे जो 50 रुपए पे टैक्स ये खरीदा है वो ऑलरेडी शर्मा जी भर चुके हैं, इसको सिंघानिया साहब क्यों भरेंगे? ये 10 रुपए जो ऐड किए हैं इसी का वो टैक्स भरेंगे। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। जब सिंघानिया जी जीएसटी फाइल करेंगे तो किस 50 रुपए पे जीएसटी फाइल करेंगे, यानी कितना देंगे? 5 रुपया देंगे। क्लियर हुई बात?
बात क्लियर हो रहा है ना। और जब ये इनको कितने 105 का पड़ा, फिर इसका ये भरेंगे इस चीज को लेकर के, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। दो बातें मैं बता रहा हूं। जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ कि ये चीजें क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया, निकल गया। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक बार फिर थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ठीक, पहले की व्यवस्था ये थी, अब व्यवस्था ये आ गया। जीएसटी को मैंने कहा मॉडिफाइड वैट है। ठीक है, यानी जैसे मान लो, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक और आसान आपको बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने भी जीएसटी लगा के तो सिंघानिया को दिया होगा, तो शर्मा जी अपने जीएसटी भरेंगे। शर्मा जी जो जीएसटी भरेंगे वो तो ऑलरेडी सिंघानिया जी पेड कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? वो सिंघानिया जी ने पेड किया तभी तो उन्हें कच्चा माल मिला। तो एक शर्मा जी के थ्रू सिंघानिया जी का द्वारा दिया गया टैक्स ऑलरेडी पहुंच चुका है, एक टैक्स। अब सिंघानिया जी को टैक्स लेने का अधिकार इसी पे है। ठीक है, अब इसी पे इनको टैक्स देने का अधिकार है, तो भाई इस पे जो 10% लगाए हैं वो क्या है, वो यहां से लेंगे वो शुक्ला जी से और भर देंगे गवर्नमेंट को। अब शुक्ला जी से ये ले लिए, लेकिन शुक्ला जी 10 रुपया और इन पे कर दिए। 10 रुपया अपना वैल्यू एडिशन करेंगे ना, तो ये क्या है, जो शुक्ला जी वैल्यू एडिशन करेंगे वो शुक्ला जी गुप्ता जी से लेंगे। और गुप्ता जी क्या करेंगे फिर, गुप्ता जी उठा करके उस चीज को कहां, क्या कहते हैं, जब गुप्ता जी जीएसटी फाइल करेंगे तो भाई केवल 10 रुपए एडिशन पे उसको देंगे, और जो जीएसटी गुप्ता जी फाइल करेंगे वह भाई इसके वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो पांडे जी से ले लेंगे, कस्टमर से। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं अब टैक्स पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। भाई सरकार की तो जीएसटी है, ये बात क्लियर हुई? यहां पे और मैं बता रहा हूं, शर्मा जी, सिंघानिया, शुक्ला, गुप्ता, पांडे, सबके ऊपर कौन है, गवर्नमेंट। मैंने कहा इनपुट टैक्स, इसको समझिए थोड़ा सा। ये हैं शर्मा, सिंघानिया, ये शुक्ला, ये कौन, गुप्ता, और कौन, पांडे जी। पांडे जी फाइनली कंज्यूमर है। तो एक बात बताओ, जीएसटी फाइल ये भी करेंगे, जीएसटी फाइल ये भी करेंगे, इनकी भी एक दुकान है, इनकी भी दुकान है। अगर ये होलसेलर है तो इनकी क्या है, फैक्ट्री है। जीएसटी फाइल ये भी करेंगे, जीएसटी फाइल ये भी करेंगे, और ये नहीं करेंगे क्योंकि ये तो क्या है, कंज्यूमर है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि शर्मा जी से, ये शर्मा जी से इन्होंने, इसने शर्मा जी बनाए रॉ मटेरियल्स, मान लिया। तो शर्मा जी के पास कोई चीज का उत्पादन हो रहा है रॉ मटेरियल का, तो शर्मा जी ने इससे दिया किसमें, 50 रुपए में। अब इस 50 रुपए में शर्मा जी बिना टैक्स को तो देंगे नहीं। क्लियर हुई बात? अब शर्मा जी ने मान लिया इसमें क्या लिया, शर्मा जी ने मान लिया कि इससे लिया इन्होंने, मान लो 10 रुपया टैक्स लिया, जीएसटी 10 रुपया टैक्स लिया, जीएसटी लिया। भाई रॉ मटेरियल पे भी तो जीएसटी लगेगा, तो पहली बात तो गवर्नमेंट को शर्मा जी से 10 रुपया मिल जाएगा,
और ये शर्मा जी को 10 रुपया भरा किसने? सिंघानिया साहब ने रॉ मटेरियल खरीदा। अब सिंघानिया साहब ने इस पे क्या किया? 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, वैल्यू एडिशन। अब सिंघानिया साहब को तो जीएसटी भरनी है, तो इसका 10% मान लो सिंघानिया साहब भर रहे हैं, वैल्यू एडिशन का 10%, ठीक है। तो इसका 10% यानी 5 रुपया, ठीक है। अब ये 5 रुपया लेंगे किससे? मतलब ये तो ये 100 हो गया, 5 रुपया लेंगे किससे? शुक्ला जी से, यानी शुक्ला जी को पड़ेगा 105 रुपए में। अब 105 में 10 रुपया शुक्ला भी जोड़ेंगे अपना। अब जब शुक्ला जी ये सिंघानिया साहब जीएसटी फाइल करेंगे तो सरकार को कितना देंगे? सरकार को केवल 5 रुपया देंगे, जो ये जीएसटी ले रहे हैं। और ऑलरेडी सरकार को अगर देखा जाए तो सिंघानिया साहब ने दिया कितना? 15 रुपया दिया ना, 10 तो ये शर्मा जी उस हिसाब का दे रहे हैं। यही इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी एक ऑलरेडी सिंघानिया साहब ने 10 रुपया ऑलरेडी दे रखा है, 10 रुपया। अब समझ में आया क्या? सरकार को दे रखा है, कैसे? जब शर्मा जी से सामान खरीदा। क्लियर? अब उसके बाद से क्या हुआ? अब केवल इनको 5 रुपया देना है। क्लियर होगी बात? क्योंकि वही चीज फाइनली आएगी पांडे जी के पास, तो ये कहीं न कहीं ये 10 रुपया फिर इसमें ऐड होगा, तो पांडे जी का भी हिस्सा इसमें आएगा। ये तो यही चल रहा है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, उसमें कितना जीएसटी पाएगी? गवर्नमेंट 10 रुपया यहां से पा गई, 5 रुपया यहां से पा गई, ठीक है। अब ये यहां से ये भी ऐड करेंगे इसमें, मान लो 105 में 10 रुपया, यानी फिर यहां ये करेंगे। तो ऐसे तरीके से क्या हो गया? जैसे मान ली 105 ये ऐड किए तो 115 का ये हो गया, 115। फिर ये 1 रुपया ये देंगे, फिर 1 रुपया ये देंगे, ठीक है। और ये 1 रुपया इनसे ये ले रहा है, 1 रुपया इनसे ले रहा है, तो ये और ये, यानी ये माल निकलने से लेके यहां तक 10, 5, 15, वैल्यू एडिशन 10 का क्या? उसका 10%, 1 रुपया, यहां 1 रुपया, ठीक है। 15, 2, 17 रुपए इस प्रोडक्ट को पांडे जी तक आने आते गवर्नमेंट को मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलरेडी जब शर्मा जी सिंघानिया साहब दे चुके हैं शर्मा को, तो अब वो पैसे को नहीं भरेंगे टैक्स के रूप में, वो केवल वैल्यू एडिशन की चीज को ही भरेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इस सिस्टम से? ठीक है, एक तो टैक्स के ऊपर टैक्स देना कम हो गया, यानी जो रेट पहली व्यवस्था में कितना 156 रुपए में मिलती, ये देखिए पांडे जी को, वो चीज अब इस व्यवस्था में कितने मिल रही है? 127 रुपए मिल रही है। तो यानी इससे क्या होगा? यानी अगर हम कहें जीएसटी के प्रॉफिट समझने से पहले थोड़ा स्लैब समझ लेते हैं जीएसटी के। सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं भाई, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जीएसटी जो है 3 तरह का होता है, 3 बेस पे लगता है। एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी का सीजीएसटी, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, और एक होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। क्या होता है?
CGST, SGST और एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST। तो मैं कह रहा था CGST, SGST, UTGST और इंटीग्रेटेड GST, इसको कहते हैं केंद्र GST, दूसरा राज्य और तीसरा UTGST यानी केंद्र शासित प्रदेश और यह अंतर्राज्यीय GST। देखिए GST के बारे में कहा जा रहा है कि यह डुअलिस्टिक नेचर का टैक्स है। क्या कहा जाता है, ये डुअलिस्टिक नेचर टैक्स। कैसे, समझिए इस चीज को। यानी दो भागों में GST को ही बांटा जाता है। जैसे मान लो यूपी में आप हो, ठीक है, तो यूपी में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो आप, आपके पास कुछ खाने के बाद जो बिल आता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये का आपने कुछ चाय पिया या कुछ भी किया, ठीक है, तो उस पे आपको मान लीजिए 5% GST लगा, 5% GST लगा। जब 5% GST लगा तो उसमें आपको देखिए बिल में अलग आता होगा कि 2.50 क्या CGST और 2.5 रुपये यानी 2.50 SGST। यानी इसका आधा हिस्सा केंद्र को जाता है और आधा राज्य को जाता है। अगर यही चीज, अगर ये बात आप यूपी के लखनऊ में बैठ के खा रहे हो, अगर आप दिल्ली के रेस्टोरेंट में जाओगे, दिल्ली के, तो सेम चीज वहां पे जो लिख के आएगा वो, मान लिया 100 रुपए की चाय वहां भी पिया आपने, तो क्या होगा कि 5% की GST के हिसाब से 5 रुपया लगेगा आपका GST, इसमें 2.5 रुपए किसको आएगा, CGST को, और दिल्ली सरकार को भी तो चाहिए, आएगा UTGST, ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो आप CGST, SGST, UTGST समझ गए। दूसरा है क्या, इसका एक नेचर होता है, एक है IGST, आपको समझ में नहीं आओगा, इंटीग्रेटेड अंतरराज्यीय, IGST आपको नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए इसका एक और खासियत है GST टैक्स का, ये क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड, या कह लो कंजम्पशन बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, जैसे मान लो कोई चीज यहां पे यूपी में बन रही है, यूपी में बन रही है और ये बिक रही है कहां, MP में। MP में बिक रही है। अब MP में जब कोई सामान खरीदेगा तो भाई वहां ना बिकेगा, चीजें, टैक्स तो वहां लगेगा। तो अब उस टैक्स का क्या किया जाएगा, ठीक है, जैसे MP में सामान बिका तो यहां पे दो तरीका होगा वहां पे, एक क्या, एक तो पार्ट होगा CGST, अब दूसरा होगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी अब ये जो टैक्स यहां MP में वसूला जाएगा तो किसको दिया जाएगा, किस सरकार को मिलेगा टैक्स, ठीक है, कौन से राज्य के सरकार को मिलेगा, तो भाई ये टैक्स मिलेगा MP गवर्नमेंट को। किसको मिलेगा, MP गवर्नमेंट। इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। किसको मिलेगा, MP गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर, यानी जहां उत्पादन हो रहा है, जहां वो माल बना,
वो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स आईजीएसटी नहीं मिलेगा। जहां उत्पादन हुआ उस राज्य को आईजीएसटी नहीं मिलता। किसको मिलता है? जहां कंजम्पशन हुआ, जहां कंजम्पशन हो रहा है उस राज्य को क्या दिया जाता है? आईजीएसटी दिया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विभिन्न करों की विभिन्न, आईजीएसटी समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई ये जो सरकारें हैं, ठीक है, क्या एमपी बोलेगा कि ठीक है, या यूपी बोलेगा कि ऐसा है कि ये प्रोडक्शन हम ऐसा करें कि वो माल हमारे यहाँ खप जाए, ठीक है, और वो चीजें अपने यहाँ ही खपे और फिर उसके बाद से अपने यहाँ ही बिकेंगी तो हमें उसका पार्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों की? क्योंकि सब जगह जब जहां मार्केट जो राज्य प्रोवाइड कराएगा उस राज्य को भी उस टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो माल तो बिक कहाँ रहा है? वहां रह रहा है ना, उस राज्य में बिक रहा है। इसलिए जब वो टैक्स कलेक्शन हो, यानी प्रोडक्ट भले बना यूपी में लेकिन बिक कहाँ रहा है? एमपी में, इसलिए एमपी सरकार को आईजीएसटी का पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी को एक कॉमन मार्केट या कॉमन टैक्स बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ स्लैब बनाए गए, यानी जीएसटी स्लैब। तो ये स्लैब शुरू होता है 0 से, यानी 0 का मतलब छूट, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28। 5, 12, 18 और 28%, ठीक है, ये बनता है स्लैब। 0% में क्या है? वो बिल्कुल बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जैसे दूध हुआ, नमक हुआ, इन पे टैक्स नो टैक्स, ईटीसी नो टैक्स। 5% में कौन कौन सी आती हैं? बेसिक गुड्स आती हैं, बेसिक गुड्स, मूलभूत वस्तुएं आती हैं, ठीक है। और 12 से 18% में कौन आता है? स्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड गुड्स, यानी ये जो सर्विस टैक्स है, सेवा कर भी अभी जीएसटी पे कितना लगता है? 18%, यानी सर्विस टैक्स भी इसी में आता है, 12 से 18 में। और 28% में आता है कौन? सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स। सिन गुड्स मैंने आपको बताया है, यानी जो शराब हुआ, सिगरेट हुआ, ठीक है, या फिर लग्जरी गुड्स मैंने बताया है, ठीक है, या डिमेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स, ऐसी वस्तुएं आती हैं, या लग्जरी गुड्स। इन पे सरकार, मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताते हुए कि लग्जरी गुड्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े स्तर पे क्या कहते हैं, मतलब आप विलासिता के लिए लेते हो, तो भाई विलासिता के लिए आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो उसे, आप दिखना चाहते हो कि मैं कितना अमीर हूं, तो भाई हाई टैक्स दो आप, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी कुछ, यानी स्लैब पता चला 0, 5, 12, 18 और 28। देखिए पहले जो मैंने अभी रेस्टोरेंट का उदाहरण दिया आपको, रेस्टोरेंट भी तो एक सर्विस है, ठीक है। रेस्टोरेंट क्या है? एक सेवा है, लेकिन रेस्टोरेंट को क्या छूट दिया गया? पहले 18 वाले में रखा गया था, जिससे बहुत लोगों को पार्टी देना महंगा पड़ने लगा, क्योंकि 18% क्या टैक्स ही दे रहे हैं आप, उसके बाद से टिप भी दे रहे हैं आप किसको? वेटर को। तो आपकी, यानी जो रेस्टोरेंट में जाने लगा उसकी हालत खराब होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत डिमांड आई, तो अरुण जेटली साहब ने क्या किया, जब उसमें वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स को किस में रहना है? 5% में
रेस्टोरेंट्स को लाया जाता है। इसलिए जब आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो बिल क्या आता होगा, 2.5 और 2.5, ठीक है, CGST या SGST आता है, ठीक है। समझ में आया क्या? GST क्या है, ड्यूअलिस्टिक नेचर का है, यानी दो लोगों में बंटता है, सेंटर में और स्टेट्स में। अगर जिस राज्य में कोई चीज है उसी में खपत हो रही है तो दो पार्ट में जाएगा। कौन कौन? एक CGST विच विल गोज टू व्हाट, इट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST स्टेट को, फिर उसके बाद से क्या है आपका CGST और UTGST है, फिर CGST और कौन है, IGST है, इंटीग्रेटेड यानी अंतरराज्यीय व्यापार पे। तो मैंने कहा डेस्टिनेशन बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड है, यानी जहां माल बिक रहा है उस हालत में वो कर, वो GST का पार्ट उस राज्य को दिया जाएगा जहां पे क्या है, उस राज्य में क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। चलिए अब इसके थोड़ा प्रॉफिट की बात कर ले हम। मैंने बताया पेट्रोलियम और शराब को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। और एक और है जो स्वर्ण आभूषण है, ठीक है, उस पे GST क्या है, 3% रखी गई है, यानी सोने के आभूषणों पर, ठीक है, GST गोल्ड पर 3% रखा गया है। यह एक अपवाद है, क्योंकि GST का स्लैब 3% है ही नहीं, तो इसे क्या कहा गया, अपवाद का। बेनिफिट देखो, लाभ, पहली बात, 1 टैक्स 1 नेशन, एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था। होता क्या था, पहले हर राज्य अपने अपने हिसाब से सेल टैक्स बढ़ाता था, घटाता था। इसका परिणाम ये आता था कि एक जगह से, पहले क्या होता था कि सेल टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग होता था। इससे दाम में अंतर आता था। अब क्या है, अब GST आने से जो जिस स्लैब में आता है उसी स्लैब में पूरे भारत में बिकेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि कैस्केडिंग इफेक्ट, करघात कम हो जाता है, करघात यानी अब टैक्स पर टैक्स नहीं देना, केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स देना। इससे क्या हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। याद कीजिए 156, द प्राइस ऑफ थिंग्स, प्राइस ऑफ गुड्स will reduce। तीसरा, और क्या होगा,
ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट the consumption of raw materials will be in record। मैंने बताया था कि शर्मा जी की वाली बात मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, कर चोरी रुकेगी। आप लिख सकते हो कर की चोरी रुकेगी। तो इनपुट का स्ट्रक्चर ये पता चलेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल कहां कहां इस्तेमाल किया गया, कैसे कैसे किया गया है। इससे क्या है वो हमें पता चल जाएगा, जिससे कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। किसके चैलेंजेस क्या है, समस्याएं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू द जीएसटी। पहली बात तो क्या है, ये होल प्रोसेस इज डिजिटल या कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड है ना, पूरी प्रक्रिया क्या है, डिजिटल है। इसलिए इट्स हार्ड टू लर्न फॉर कॉमन बिजनेसमैन। एक दिक्कत तो ये आ रही है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, दूसरी चीज क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। अभी भी अवेयरनेस रिगार्डिंग जीएसटी इज वेरी लो, वेरी स्लो, यानी जागरूकता नहीं है। ठीक है। चौथा, पेट्रोलियम इससे बाहर है, इसलिए सेल टैक्स के वेरिएशन के कारण महंगाई अधिक हो जाती है, जिसको जीएसटी रोक नहीं पाता। मानते हैं इस बात को? क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो इसका सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज्यादा ट्रकों का इस्तेमाल होता है और ट्रकों में तेल लगता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। क्लियर हुई बात? अब क्या है कि सरकार ने इन चीजों से हटने के लिए क्या है, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, और जीएसटी काउंसिल की बैठक को हेड कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। और सभी राज्यों में निसंदेह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ये, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ कि लोगों में अभी इसके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। तो कोई भी नई चीज आती है, थोड़ा उसका प्रतिरोध और विरोध होता है और उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे भारत के साथ समस्या क्या हुई कि जीएसटी आया, चीजें ऑर्गेनाइज्ड होने ही वाली थी, यानी ये बात तय थी कि कुछ उत्पादन कम होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा, स्लो होगा, ठीक है। लेकिन ये देश को नहीं पता था कि उसी प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा,
कोरोना पेंडेमिक आ जाएगा, कोरोना या कोविड-19 महामारी शुरू हो जाएगी, जी एक बहुत बड़ा सेटबैक लग जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए सरकार भी ये जानती थी कि भाई हमें जीएसटी जैसा सुधार लाने के बाद से जो छोटे उद्योग करने वाले हैं, खुदरा व्यापार करने वाले लोग हैं या फिर कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं, वो इसमें आने से डरेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेंसी के कारण तो दिक्कतें आएंगी। बहुत लोगों ने अपने रोजगार बंद करना पड़ा या चीजें बदलनी पड़ी, तो इससे क्या उत्पादन पे असर तो पड़ा, जीडीपी डाउन हो रहा था, यानी स्लो डाउन देश में हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी आ गया, इसने क्या किया, स्थितियों को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। इसने कंडीशन को और क्या कर दिया, और खतरनाक बना दिया। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा जीएसटी का मामला। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं अगर 2 मिनट में से समराइज करूं, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जुलाई 2017 से आया। ठीक है, ये कैसा कर था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसा बदलाव था कि जो पहले 2005 से भारत में वैट चल रहा था, वैट लागू हुआ था, इसी का एक मॉडिफाइड रूप था। वैट है क्या या फिर जीएसटी है क्या, उसमें वैल्यू एडिशन पे लगने वाला टैक्स था। पहले क्या होता था, टैक्स की जो व्यवस्था थी वो एक प्रक्रिया में चलती थी, हर स्टेज पे टैक्स लगता था। ठीक है, इस टैक्स पे टैक्स लगने की प्रक्रिया को दूर करने के लिए एक बार अगर किसी ने टैक्स दे दिया, अब केवल उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी वो अपना जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है उस पे जो टैक्स लगेगा उसको अगले पे भार दिया जाए, फिर उसके अगले पे भार दिया जाए, न कि अगला उस पूरे टैक्स जो दिया है उसको भी मतलब मूलधन समझ के उसका बेस बना के टैक्स दिया जाए। इस प्रक्रिया के तहत, और इस प्रक्रिया को जो टैक्स पे टैक्स देने की कोशिश की जाती है उसे कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए, कराघात से बचने के लिए, यानी जो चीजें हो रही हैं उससे बचने के लिए सरकार ने जीएसटी व्यवस्था लाई। निसंदेह एक अच्छी व्यवस्था थी। जो मैंने उदाहरण आपको समझाया उसके हिसाब से क्या, अगर पिछली व्यवस्था के साथ चलेंगे, अगर 100 रुपए को बेस मान के चलेंगे और टैक्स ऑन एवरेज 10% मानेंगे, तो जो चीज क्या है, एक प्रोसेस के बाद एक कंज्यूमर को 156 रुपए में पड़ती, दूसरी व्यवस्था के तहत वो चीज उसे कितने में पड़ रही है, 127 रुपए में पड़ रही है। तो निसंदेह एक बहुत अच्छा टैक्स रिफॉर्म है। इससे क्या हो जाता था, इससे अब बड़ी फायदा क्या हो गया जीएसटी आने से, एक बेनिफिट में आप ये भी लिख सकते हैं क्या, कि अब इसका क्या आसान हो गया कलेक्शन करना। क्यों, पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स लो, फिर उसको अलग से रखो, फिर सेल टैक्स लो, उसको अलग से रखो, फिर उसके बाद कोई और अप्रत्यक्ष कर रखो, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है उसको अलग से रखो, फिर कई कई टैक्सों का कई व्यवस्था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब जीएसटी आने से क्या है, एक टैक्स है, सारे टैक्सों को मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी को छोड़ के एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो ये जीएसटी आया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, क्या कि बजट व्यवस्था थोड़ा सा देखते हैं, क्या होता है बजट, बजट सिस्टम क्या होता है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है,